नमस्कार, स्वागत है आपका करवा है 206 में। मित्रों, आज का टॉपिक है राइनोप्लास्टी यानी कि नाक का ऑपरेशन। आपको जानकर हैरानी होगी कि नाक का ऑपरेशन कहीं अमेरिका या यूरोप या लंदन में कहीं पैदा नहीं हुआ, ये भारत में ही पैदा हुआ है। इसकी पूरी प्रक्रिया भारत से ही जाती है। इसके बारे में पूरा जानते हैं इस वीडियो में। कितना अमेजिंग है हमारा भारत कि भारत में अनेक प्रकार की कलाएं हैं, भव्य और नक्काशीदार मंदिर है। किसने बनाया, कैसे बनाया, स्वयं में एक आश्चर्य है। इनकी शिल्पकला इतनी बेजोड़ है कि आज के आधुनिक युग में भी ऐसे भवन बनाना असंभव लगता है। तो सोचे कि उस समय जब ऐसे आश्चर्यजनक मंदिर और भवन बन रहे थे, तब टेक्नोलॉजी कितनी उन्नत रही होगी। क्या भारत सिर्फ शिल्पकला या मंदिर या बड़े बड़े भवन बनाने में ही व्यस्त था? उस एक बात का क्या जो मानव मात्र के लिए आवश्यक है, हेल्थ यानी स्वास्थ्य। कहते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ। क्या स्वास्थ्य सेक्टर में या हेल्थ सेक्टर में भी भारत में कोई विकास हुआ था? भले ही दुनिया इस सत्य को मानने से पहले भी इनकार करती थी, आज भी इनकार करती है। They would not accept it. Even if they find it also, they will not accept it. No. लेकिन ये एक सत्य है कि आयुर्वेद और योग का उद्भव भारत में ही हुआ है। क्राइस्ट से सैकड़ों वर्ष पहले आचार्य सुश्रुत जैसे एक वैद्य ने इस भारत भूमि पर जन्म लिया था और उस जमाने में उन्होंने इस तरह की शल्य चिकित्सा को सफलतापूर्वक करके दिखाया है। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स का वर्णन उनकी पुस्तक सुश्रुत संहिता में मिलता है। आचार्य सुश्रुत द्वारा बताए गए सारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट आज तक प्रयोग में आते हैं। आचार्य सुश्रुत द्वारा वर्णित ऑपरेशन की सारी विधियां आज के आधुनिक डॉक्टर भी यूज करते हैं। इसीलिए तो आचार्य सुश्रुत को फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है। तो क्या सच में प्लास्टिक सर्जरी का उद्भव भारत में ही हुआ था? एक छोटी सी कहानी है जो हमने बचपन में सुनी थी। किससे सुनी थी प्लीज मत पूछिएगा, क्योंकि मुझे अब याद नहीं है। लेकिन ये कहानी हमें याद आई जब हम टीपू सुल्तान के बारे में शोध कर रहे थे। 1792 की बात है। मैसूर और अंग्रेजों के बीच में युद्ध चल रहा था। टीपू की सेना हार गई, लेकिन ब्रिटिश सेना के कुछ सैनिक टीपू सुल्तान के सैनिकों के हत्थे चढ़ गए। अब काफिर हाथ लगे हैं तो जिहादी ऐसे ही थोड़े छोड़ देते। टीपू सुल्तान के कुछ सैनिकों ने अंग्रेजों के सैनिकों की किसी की नाक काट दी तो किसी का हाथ काट दिया। यह ऐसा कोई क्यों करेगा? ऐसा करने का कारण क्या था? इसके पीछे हमें श्रेय देना पड़ेगा अति आदरणीय श्री श्री टीपू सुल्तान को, जो इस तरह से काफिरों की नाक या कोई अंग काटकर उसके सामने पेश करने से खुश हो जाता था। टीपू सुल्तान खुश हुआ और उस सैनिक को इनाम देता था। वाह जी, कितने सो कॉल्ड दयालु थे हमारे अप्रिय क्रूर टीपू सुल्तान। एक थे भ्राता लक्ष्मण, जिन्होंने शूर्पणखा की नाक काट दी थी। क्यों काटी थी? क्योंकि शूर्पणखा ने प्रभु राम के साथ असभ्य व्यवहार किया था। खैर, वो अलग बात थी। लेकिन यहां नाक काट दी जाती थी सिर्फ चंद सिक्कों के लिए और शत्रु सेना के सैनिकों में अपना भय बिठाने के लिए। अब उन सैनिकों की जिनके हाथ या नाक कटे हुए थे, उन्होंने क्या किया? कटी हुई नाक लेकर वो क्या करते, कहां जाते? कटी हुई नाक लेकर घर पहुंचते तो घर वाले क्या कहते? घर वाले कहते खानदान की नाक कटा दी इसने। अब कहानी आकर रुकती है ब्रिटिश सेना में कार्यरत बैलगाड़ी चालक पर, जिसका नाम था कोवास जी। कोवास जी अपनी कटी नाक को ठीक करवाने के लिए एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर, एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भटकते रहे, लेकिन कोई भी डॉक्टर नहीं जानता था कि इस कटी नाक का क्या किया जाए। इतने सक्षम और ज्ञानी थे पश्चिम से आए ये डॉक्टर। तब कोवास जी ने कुछ समय की छुट्टी ली और अपने घर पुणे चला गया। बेचारा करता भी क्या? तो क्या कहानी खत्म? क्या कोवास जी को जीवन भर कटी नाक लेकर ही जीना पड़ेगा? ठहरिए, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, पिक्चर अभी बाकी है। 6 महीने बाद जब कोवास जी वापस अपनी नौकरी पर लौटे तो सब देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि उसकी नाक लगभग पहले जैसी हो गई थी। कैसे? कमांड रेजिडेंट डॉक्टर तक हैरान परेशान हो गए थे। उनके लिए तो ये एक चमत्कार जैसा था। सिर्फ उनके लिए नहीं, पूरे यूरोप में जब यह खबर पहुंची तो उनके लिए एक आश्चर्यजनक बात हुई थी।
डॉक्टर तब और हैरान हुए जब उन्हें पता चला कि ये नाक भारत के ही एक शहर पुणे में फिर से बनाई गई थी। पुणे की सड़कों में कोवास जी पर ऑपरेट किया गया था। आर्टिफिशियल नोज इम्प्लांट किया गया था, यानी जिसे आज हम नोज जॉब या मॉडर्न शब्दों में कहे तो राइनोप्लास्टी। तो ये राइनोप्लास्टी की थी एक कुम्हार ने। आपको पता है ना, कुम्हार यानी कि मिट्टी के बर्तन बनाने वाला। व्हाट? जो काम लंदन से पढ़ लिख कर आए बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कर पाए, वो असंभव सा कार्य एक मिट्टी के बर्तन गढ़ने वाले कुम्हार ने कैसे कर दिया। यह समाचार सुनकर 2 डॉक्टरों का दल लंदन से पुणे पहुंचा और उन्होंने कुम्हार द्वारा की गई अगली सर्जरी का पूरा विवरण अंकित किया। जब उस कुम्हार से पूछा गया कि ये जटिल सर्जरी उसने कहां से सीखा है, तो उस कुम्हार का कहना था कि ये कला उसने अपने पूर्वजों से सीखी थी और उनको याद नहीं है कि सबसे पहले ये कार्य उसने किससे सीखा था। यानी सदियों पहले की बात है ना। अमेजिंग, भारत का ज्ञान। इस पूरे ऑपरेशन का विवरण द जेंटलमैन्स मैगजीन 1794 अक्टूबर के संस्करण में मिलता है। इस विधि का न सिर्फ पूर्ण विवरण दिया, बल्कि चल रही विधि को कागजों पे चित्रांकित भी किया। प्राचीन भारतीय शल्य चिकित्सा की जड़ें 4000 साल से भी पुरानी हैं। रिकॉर्ड किए गए इतिहास यानी कि 600 ईसा पूर्व के शुरुआती सर्जनों में से आचार्य सुश्रुत को पहला माना जाएगा। आचार्य सुश्रुत ने राइनोप्लास्टी क्रिया का जो विस्तृत वर्णन सुश्रुत संहिता में किया है, वो आश्चर्यजनक रूप से व्यापक है और आज भी प्रासंगिक है। तो दोस्तों, मेरा एक सवाल है कि इस इतने उन्नत ज्ञान वाले देश में आखिर ब्रिटिशों ने क्या सिखाया था यहां आकर, जबकि इस घटना के पहले तक यूरोप के कई देशों में इस ऑपरेशन करने के कई प्रयास हुए थे, लेकिन वे हर ऑपरेशन में विफल हुए थे। पता है आपको कि इस विधि को इन्होंने अक्षरशः नकल किया है और आज तक प्लास्टिक सर्जरी के जो भी ऑपरेशन होते हैं, सारे ऑपरेशन में सुश्रुत द्वारा लिखी गई मूलभूत विधि का ही पालन होता है। तो क्या सिर्फ सुश्रुत संहिता में इसका वर्णन है? जी नहीं। 4 वेद दुनिया के सबसे प्राचीन पुस्तकें कहलाती है। उन वेदों में से ऋग्वेद में एक का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में रानी विश्पला के एक ऑपरेशन का वर्णन है। रानी विश्पला का पैर एक युद्ध में कट गया था, उनको कृत्रिम पैर लगाने का वर्णन मिलता है। इतना उन्नत था भारत की सभ्यता। तो हुआ ना भारत चिकित्सा क्षेत्र में अग्रणी उस काल में भी? ना ना ना, आप ऋग्वेद को बहुत पुराना बोलेंगे। तो चलिए आपको हाल ही की कुछ घटनाएं बताते हैं। 5000 पुरानी हड़प्पन सभ्यता में ब्रेन सर्जरी के सबूत मिले हैं। 9000 वर्षों पहले के डेंटल सर्जरी के सबूत भी हड़प्पन सभ्यता में मिले हैं। ना ना ना, अच्छा ये भी आपको पुराना लग रहा है? तो चलिए आपको हाल ही की घटना बताते हैं। सर हैमिल्टन बॉवर, इस नाम का एक ब्रिटिश गुप्तचर था जो कि अफगान, चीन और रूस के सीमाओं पर तैनात था। एक हस्तलिखित पांडुलिपि सर हैमिल्टन बॉवर के हाथ लगी और ये बात है सन 1894 की है। ये पांडुलिपि गुप्त ब्राह्मी लिपि या संस्कृत भाषा में थी। उन्होंने इस पुस्तक को एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता में भिजवाई। एक मिस्टर हनले ने जब उस पुस्तक के कंटेंट को डिसाइफर किया तो पता चला कि सुश्रुत संहिता की तरह इस पुस्तक में कई प्राचीन ऋषियों द्वारा लिखी गई कई पुस्तकों का वर्णन भी है, जो कि मानव स्वास्थ्य से संबंधित और चिकित्सा से संबंधित गूढ़ बातें बताती हैं। नाना प्रकार के शल्य चिकित्सा यानी ऑपरेशन का ही वर्णन मिलता है। जो अंग्रेज कहते हैं कि भारत में तो असभ्य लोग रहते थे और भारतीयों को इन्होंने सभ्यता सिखाई है, इस एक आर्टिकल ने इनकी पूरी पोल खोल कर रख दी है। इन्होंने भारत का सिर्फ धन दौलत ही नहीं लूटा, बल्कि लाखों वर्षों से चल रहे नीतिगत ढांचे को ही बिगाड़ के रख दिया है। पहले 9वीं सदी में आए मुस्लिम आक्रांताओं ने और बाकी के 200 वर्षों तक के अंग्रेज राज में बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से भारत के ज्ञान और भारतीय संस्कृति को नष्ट करने के प्रयास किए गए थे। वरना ये जंगली लोग भारत को दे ही क्या सकते थे? उनके पास था क्या जो वो भारत को दे सके? तो मित्रों, ये कुछ साक्ष्य है जो मैंने आपके सामने रखे हैं, जिससे ये साबित होता है कि भारत में ही शल्य चिकित्सा का उद्भव हुआ था। भारत ज्ञान और विज्ञान में सदैव उन्नत रहा है। भारत विश्व गुरु था, भारत विश्व गुरु है और भारत विश्व गुरु रहेगा। हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं और इस देश का गर्व हमें और बढ़ाना है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आज की जानकारी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य दे दे। अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन भी दबा दे। जय हिंद, वंदे मातरम।